अरे वाह भाई, आ गए दूल्हा और दुल्हन। वैसे एक बात बताऊं, तुम दोनों की ये लॉन्ग ड्राइव कुछ ज्यादा ही लंबी तो नहीं होगी? प्यार ऐसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के साथ लंबी लंबी ड्राइव पर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस में सिर्फ फाइलों के नीचे दबे पड़े रहते हैं। फाइलों से प्यार होता है, अपनी बीवी से नहीं। अरे भाई नार सलोनी, तुम लोग जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी भाभी सा की अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और फिर इस मुलजिम को घोर सजा मिलेगी। जाइए जाइए। इसे कहते हैं असली प्यार। बिल्कुल सही कहा पिया तुमने। नाहर और सलोनी, तुम दोनों को साथ देकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है। सच में बहुत अच्छे लगते हो तुम दोनों साथ में। हाँ, ईश्वर करे तुम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। ये ले सर। खमा घनी खम्मा मन्नू भाभी, आप कितने अच्छे समय पे आई हैं। बस पूजा शुरू होने ही वाली है। आइए। बस घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गई थी, सोचा इधर से होती जाऊं। अच्छा हुआ आरती के समय पे आ गई। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। चलिए चलिए, आइए आप लोग आगे आइए आरती के लिए। ईशान बेटे आओ। सुबह से जरा परेशान थी, मैं देखती हूँ। नाहर, सलोनी जाओ यहाँ से। सलोनी कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। सलोनी मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। नाहर, वरुण की दी हुई दवाई, आपको आराम मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सलोनी, प्लीज जाओ यहाँ से।
नाहर, सलोनी, नीचे जो कुछ किया मैंने उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं क्या करता? उस घंटी की गूंज मुझे अजीब सी तकलीफ पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों उस घंटी की गूंज के अलावा कुछ और है ही नहीं, कोई और आवाज आ ही नहीं रही थी मेरे कानों तक। कोई मेरे सिर पे हथौड़े मार रहा हो जैसे। और क्या करता? मुझे आवाज बंद करनी थी। नाहर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप परेशान मत हो। लेकिन सलोनी, हमेशा को तो बुरा लगा होगा ना? नाहर प्लीज भूल जाइए ना सब, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा नाहर। 3 दिन के अंदर अंदर हमें उस आश्रम में पहुंचना है। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो उनके चमत्कारों में क्यों नहीं। मैं दवाई लाती हूँ। सलोनी, सबका कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझा? समझना आपको है नाहर, हम इस तरह हार नहीं मान सकते, हमें लड़ना होगा। सलोनी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी जिद से मेरा दर्द और बढ़ेगा। सलोनी, याद है हमने वादा किया था हम इस सच का हंसते हुए सामना करेंगे, याद है? याद है नाहर, लेकिन ये भी याद है कि आप मेरे पति हैं और अपनी उम्मीद का दामन इतने आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगी मैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? तारा, आज पूजा घर में देखा तुमने नाहर को? क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक उसे इस तरह मैंने नहीं देखा। हाँ बाबू, मैं भी बहुत हैरान हूँ। अभी से नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ नाहर के बर्ताव में फर्क आ गया है। कहीं उसकी तबीयत? अगर ना होती तबीयत ठीक तो सलोनी को पता होता। उसने तो कुछ नहीं बताया हमें। शायद काम के बोझ की वजह से होगा ना, उसे आराम की जरूरत है। हाँ, ये बात तो ठीक है। दोनों भाई काम के चक्कर में तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सलोनी भी कितना उसको टोकती है, कहाँ सुनता है वो सलोनी की। वो सलोनी की सुने ना सुने, लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ब्रजेश, तो नाहर से बात कर लो ना, उसको बोलो कि दफ्तर ना जाए, कुछ दिन घर पे ही आराम करे। अब वो नाहर की इस हालत को देखकर मैं भी परेशान हूँ। यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों, लेकिन समझना है क्योंकि कहीं नाहर तकलीफ में तो नहीं। नाहर को ब्रजेश ने नीचे बुलाया। ओह नो, मैंने तो नाहर का लंच तैयार ही नहीं किया। नाहर आप नीचे आ जाइए, मैं जा रही हूँ। सलोनी, सलोनी मेरी नाहर, तुम्हें तुम्हारे भाई साहब ने नीचे बुलाया। भाभी साहब कल की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं अचानक कोई बात नहीं नाहर, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? नहीं भाभी साहब, मैं जानता हूँ कि आप नाराज होंगी। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नाराज नहीं नाहर, ये तो कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तो कोई बात नहीं, हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे भाई से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे और तुम्हें उनको भी मनाना पड़ेगा। आ जाओ नीचे। चलिए आपकी शर्ट देती हूँ।
डॉक्टर अंकल आप क्या हुआ? घर में कोई बीमार है क्या? अरे नाहर, जरा यहां बैठो तुम। नाहर देखो, मैं जानता हूं कि तुम खुद की सेहत पर तो ध्यान दोगे नहीं, इसीलिए मैंने डॉक्टर अंकल को यहां बुला लिया है। अब तुम इन्हें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। भाई साहब मुझे क्या हुआ? मामूली सा सरदर्द था। आपने बेकार में डॉक्टर अंकल को तकलीफ दी। फिर भी नाहर, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार अपना पूरा चेकअप करवा लो। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम में कमजोरी आती जा रही है। उस दिन भी जब हम जॉगिंग कर रहे थे तो तुम एकदम से रुककर हांफने लग गए थे। अरे भाबो, देखिए ना भाई साहब नहा के परेशान हो रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है ना। बेटे एक बार जांच करा लेने में हर्जी क्या है ना? वहम खत्म हो जाएगा सबका। भाबो अगर मुझे कुछ हुआ होता तो मैं वरुण को कह देता ना, या वरुण खुद ही मुझसे कह देता। भाई साहब तो जानते हैं ना, वरुण एक दोस्त से ज्यादा एक डॉक्टर की तरह बिहेव करता है सबके साथ। यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो डॉक्टर तुम्हारा दोस्त भी है, इसीलिए तुम कई बार उसे टाल भी देते होंगे। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं नाहर, डॉक्टर के नाम से भागते हो तुम। मैंने उसकी वजह से डॉक्टर साहब को घर पे बुलाया ताकि वो तुम्हारा चेकअप करे और मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए चेकअप की क्या जरूरत है? और इन्हें अगर कुछ होता तो मुझे ना पता चलता। नाहर ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चेकअप कराने में क्या हर्ज है। अगर कुछ नहीं है तो वही कंफर्म हो जाएगा ना। अरे भाई, मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, ब्रजेश कुछ गलत तो नहीं कह रहा सलोनी? क्यों डॉक्टर साहब? नाहर, मुझे तुम्हारा पूरा चेकअप करना पड़ेगा ताकि ब्रिजेश का वहम निकल जाए। तुम्हारे चेकअप के लिए कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। कल नाहर पक्का आ जाएगा आपके पास। I'm sorry, नाहर। मैं समझ सकता हूं कि भाई साहब को तुम्हारी चिंता है, लेकिन तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सबका कोई फायदा नहीं। किसी और डॉक्टर से मिलने की या किसी और डॉक्टर से दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस केस का स्पेशलिस्ट हूं और तुम्हारे लिए क्या सही है मुझे अच्छी तरह पता है। मेरी दवाइयां तुम्हारा दर्द कम कर सकती हैं, लेकिन कोई भी दवाई तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस नहीं दे सकती। हाँ, अगर फिर भी तुम किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो जरूर मिल सकते हो। लेकिन हाँ, तुम जिस किसी डॉक्टर के पास जाओगे उसके बाद तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे परिवार के सामने आ जाएगी। फिर सोचो कि तुम्हारे परिवार पे क्या बीतेगी। नाहर, मैं समझ सकता हूँ सलोनी और भाई साहब तुम्हारे अपने होने के नाते तुम्हारी चिंता में है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ कि तुम भाई साहब और सलोनी की बातों पर ध्यान देकर अपनी उम्मीद मत बढ़ाओ। दर्द तुम्हें ही होगा। देखो नाहर, इस स्टेज पर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस बीमारी से नहीं बचा सकती। I know how you're feeling. मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अमरनाथ के रास्ते में रामगंज के उत्तर की तरफ 100 कोस दूर चलने के बाद बाएं हाथ पर एक कच्चा रास्ता जाता है। वो रास्ता आगे जाकर के श्री स्वामी अमृतानंद मठ के पास जाके रुकता है।
और वो मठ ही इस परेशानी की घड़ी में तुम्हारी मंजिल होगी। मात्र स्वामी जी के दर्शन से ही रोगियों के रोग से मुक्ति मिलती है। मुरझाए हुए चेहरे खिल जाते हैं। तुम इस महीने की पूर्णिमा तक अपने पति के साथ वहां जरूर चली जाना, क्योंकि स्वामी जी तपस्या और शोध के लिए 6 महीने पहाड़ों पर चले जाते हैं। मुझे नाहर को आश्रम में जल्द से जल्द ले जाना होगा। वक्त निकला जा रहा है। नाहर की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है। देर हो गई तो शायद जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा सलोनी कि मैं क्या करूं। सारे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं कि मैं अपना चेकअप करवा लूं। अगर करवाया तो सारी से सबके सामने आ जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वरुण के पास से आ रहा हूं। उसने कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय मेरी मौत के इंतजार के, जो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। नाहर, जब खुद को ही रास्ता ना दिखाई दे तो हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। हम उस आश्रम में चलते हैं ना। सलोनी तुम फिर से। नाहर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप चेकअप नहीं करवाना चाहते और उससे बचने का एक ही तरीका है। हम सवेरे ही यहाँ से निकल जाएंगे। इससे घर वालों को आपकी बीमारी के बारे में पता भी नहीं चलेगा और मेरे मन की बात भी पूरी हो जाएगी। प्लीज नाहर। लेकिन सलोनी बोलो। नाहर प्लीज, मुझे आप कुछ नहीं सुनना है। ये अब मेरा फैसला है जो आपको मानना होगा। हम कल सवेरे ही निकल जाएंगे और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी।